वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 4 शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। तो हम इसमें क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हमें रेशियो एनालिसिस देखना है, उसका मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, नेचर एंड टाइप्स ऑफ रेशियोज देखना है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम देखेंगे तो उसमें हम पूरे इलस्ट्रेशन मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है। The financial statement analysis is the process of companies analyzing of company statement for a decision making purpose। मतलब यहाँ पे हमारे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या कि हो सकता है बैलेंस शीट या इनकम स्टेटमेंट या हमारा कैश फ्लो। इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये कुछ स्टेटमेंट है जो हमारी कंपनी की पोजीशन बताते हैं। ठीक है, तो उसका हमें एनालिसिस करना है, तो जो प्रोसेस है उसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सो अगेन आई एम रीडिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग कंपनी स्टेटमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। कोई भी डिसीजन अगर हमें लेना है तो हम इन तीनों चीजों का क्या करना है, स्टडी करना है डीप में, तो इसे कहते हैं एनालिसिस करना। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज यूज्ड बाय द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर टू इवैल्यूएट बिजनेस परफॉर्मेंस एंड वैल्यूज। मतलब ये यूज क्यों करते हैं, किससे यूज होता है, तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेकहोल्डर। स्टेकहोल्डर मतलब कि शेयर होल्डर या जिनका इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है ये कंपनी में। अब इंटरनल पार्टीज मतलब क्या हो सकता है, शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट, वर्कर्स, इनको भी तो जानना है कि हमारी कंपनी कैसी है। एंड एक्सटर्नल मतलब क्या, तो इसमें गवर्नमेंट आती है, क्रेडिटर्स आते हैं, देन आउटसाइड के हमारे क्या हम कहेंगे बैंक लोन्स वगैरह जो देती है ना वो, तो ये एक्सटर्नल पार्टी होती है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों को इंटरेस्ट होता है इवैल्यूएट करने में, बिजनेस परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, वेदर वी शुड इन्वेस्ट और नॉट। तो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत हेल्प करता है। तो मैंने अभी जैसे कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो एंड ऑल आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ये सब कुछ एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट विल सी मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब हमें कैसे एनालिसिस करना है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बीमार है, हमें बुखार आ रही है बार बार, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर हमको केयरफुली ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन के बाद वो डिसाइड करता है। तो इमीडिएटली वो सिर्फ आंखों से ऑब्जर्वेशन नहीं करता है, उसके लिए वो क्या करता है पहले कि बुखार क्यों आ रही है, तो हो सकता है वो हमें यूरिन टेस्ट करने कहता है, कभी ब्लड टेस्ट करने कहता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टेस्ट होती है। फिर वो टेस्ट का रिजल्ट आता है और फिर वो डिसाइड करता है कि एग्जैक्टली हमें क्या हुआ है। तो वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमें एनालिसिस करने, तो उसको अलग अलग टूल से, अलग अलग मेथड से, तो कौन कौन सी मेथड है, कौन कौन से मेथड से हम कर सकते हैं, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कॉमन साइज स्टेटमेंट है, ट्रेंड परसेंटेज है। ये ऑलरेडी ये तीन जो चैप्टर है ना 1 2 3 ये हमने 12th में पढ़े हैं। ठीक है, तो अगर आप और आपको डीप में पढ़ना है तो आप 12th का फिर से एक बार जाके मेरे वीडियोस है इसके, तो ये देख लो एक बार। फिलहाल आपको अभी के सिलेबस में आपको सिर्फ रेशियो एनालिसिस है 4 नंबर का। ठीक है, सिर्फ 4 नंबर का ये जो रेशियो एनालिसिस है वही हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। ये बाकी के तीन तो हमने ऑलरेडी 12th में पढ़े हैं। ठीक है, फिर फंड फ्लो, कैश फ्लो ये आपके सिलेबस में अभी फिलहाल कवर नहीं है। जब आप एनबीए वगैरह अगर करोगे तो उसमें ये सब कुछ है। तो फिलहाल हमें सिर्फ रेशियो एनालिसिस देखना है। तो रेशियो एनालिसिस से हम, इसकी मदद से हम कैसे कोई कंपनी का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कर सकते हैं वो हमें सीखना है। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमें क्यों ये सब कुछ करना है, तो टू नो द करंट पोजीशन ऑफ द कंपनी, टू एलिमिनेट द मिस्टेक इफ एनी, अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, वो इमीडिएटली अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें टू टेक द फ्यूचर डिसीजन, हम डिसीजन ले सकते हैं, जैसे डॉक्टर डिसीजन लेता है ब्लड टेस्ट आने के बाद कि यस ये विटामिन कम है, या ऐसे ऐसे कुछ हुआ है, या मलेरिया हुआ है, या डेंगू हुआ है, और फिर उस पर वो डिसाइड करता है कि क्या ट्रीटमेंट देनी है। वैसे ही ये अलग अलग स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इसका एनालिसिस होगा एंड फिर हम डिसीजन लेंगे कि फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट अच्छा मार्केट में चल रहा है कंपैरेटिव लास्ट ईयर से, तो हम और उसको डेवलप करेंगे। अगर कोई ब्रांच हमें लॉस दे रही है तो हम उसका इवेलुएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे एंड देन विल डिसाइड कि नहीं हमें ये स्टॉप करनी है ब्रांच,
व्हाट इज, तो सब डिसीजन ही किस पे होंगे, ये एनालिस्ट पे होंगे। टू मिनिमाइज द चांस ऑफ फ्रॉड, ऑफ कोर्स फ्रॉड भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट लेंगे तो लास्ट ईयर, फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर एक्सपेंसेस, नॉर्मल हमारा एक्सपेंसेस हुआ है इट्स 9,000, लेकिन ये साल अचानक 18,000 हुआ है, तो इमीडिएटली कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमें समझेगा, सपोज ये 2022 साल का है, ये 2023 का इनकम स्टेटमेंट है, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो 9,000 एंड 18,000, तो इमीडिएटली हमें पता चलेगा कि कुछ तो गड़बड़, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ सकता, और अगर आया है तो फिर इसका क्यों आया है, इसका रीजन क्या है, व्हाट इज, तो हम मिनिमाइज क्या कर सकते हैं, चांस ऑफ फ्रॉड कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्वेस्टर नीड टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। ठीक है, तो इन्वेस्टर भी 2 साल की बैलेंस शीट चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका प्रॉफिट कैसा है, लॉस कैसा है, असेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है, एंड देन दे विल डिसाइड कि ये कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। गवर्नमेंट की भी पूरी आंखें इस पे ही होती है, क्योंकि भैया पूरा कलेक्शन ऑफ टैक्स ये कहाँ से मिलता है, कंपनी से मिलता है, तो गवर्नमेंट भी पूरा ध्यान देती है बड़े बड़े कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, प्रॉपरली एनालिस करती है कि लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था, अब कितना प्रॉफिट है, लास्ट ईयर कितना टैक्स भरा था, अब कितना भरना चाहिए, तो ये सब हेल्पफुल है। अंडरस्टूड। चलो नाउ विल सी द क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। इसमें से ये अलग अलग रेशियो है जो आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। 3 क्लासिफिकेशन किए हैं। कुछ रेशियो हमको विद द हेल्प ऑफ बैलेंस शीट लेना होता है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल रेशियो। ठीक है, तो अगर मुझे लिक्विडिटी रेशियो फाइंड आउट करना है या करंट रेशियो फाइंड आउट करना है, डोंट वरी, ये सब का मीनिंग में जैसे जैसे हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि लिक्विडेटर मतलब क्या, करंट रेशियो मतलब क्या। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप ये थोड़ा सा बेसिक देख लो, जैसे जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सिखाऊंगी ये सब आपको इंफॉर्मेशन दूंगी। तो बैलेंस शीट पे इतने सारे रेशियो डिपेंड है, देन कुछ कुछ रेशियो हमें प्रॉफिट एंड लॉस पे ही डिपेंड है। ठीक है, तो पहला इलस्ट्रेशन जो है ना ये इसका ही है कि जीपी रेशियो कैसे निकालते हैं, नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालते हैं। तो कुछ रेशियो हमें प्रॉफिट एंड लॉस हो अगर है तो उसके हेल्प से निकालना है, कुछ हमें क्या करना है कंपोजिट, मतलब क्या मिक्स्ड, इस पे भी डिपेंड है इस पे भी डिपेंड है, मतलब ये इंफॉर्मेशन अगर मुझे चाहिए तो रिटर्न मतलब प्रॉफिट, तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस की भी हेल्प लेना पड़ेगी, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कैपिटल बैलेंस शीट में होता है तो मुझे बैलेंस शीट की भी हेल्प लेना पड़ेगी। ये दोनों स्टेटमेंट मेरे सामने होंगे तब जाके मैं फाइंड आउट करूंगी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस 3 तरीके से उन्होंने क्लासिफाइड किया है। ठीक है, सो डोंट वरी, दे विल नॉट आस्क कि कौन से बेस पे है, ये उन लोग डायरेक्ट रेशियो आपको बोलेंगे कैलकुलेट करो। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, अब फॉर्मूलेज अलग अलग दिए हैं, तो अभी सिर्फ आप एक स्क्रीनशॉट निकाल कर लो, अगर वक्त रहेगा तो एक नोटबुक में ये रेशियो सब लिखो, जैसे जैसे इलस्ट्रेशन आएगी मैं आपको हर रेशियो एक्सप्लेन करूंगी कि ये रेशियो को क्या कहते हैं, ये रेशियो में कौन से आइटम्स लेते हैं, क्यों लेते हैं, प्रॉपरली थ्योरेटिकल नॉलेज देकर मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अभी सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं आपके नोटबुक में लिख लो, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज है, आई थिंक कुल मिला के 28-30 है। ठीक है, तो ये सब सारे फॉर्मूलेज है, बट बुक में उन्होंने देखो 41 है, बट डोंट वरी इतने 41 नहीं आएंगे। तो आपने अगर टेक्स्ट बुक देखा तो उसमें लास्ट में ये लिखा है कि एज पर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 6 रिवाइज सिलेबस अकाउंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पेपर 2 इनकॉर्पोरेटेड सिंपल प्रॉब्लम ऑन फॉलोइंग रेशियो। मतलब उन लोग ने क्लियर कट बोला है कि दो दे हैव एक्सप्लेन 41 फॉर्मूलेज, उन्होंने 41 फॉर्मूले एक्सप्लेन किए टेक्स्ट बुक में, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के पेपर में ये वाले ज्यादा फॉर्मूले पूछे जा सकते, बट दैट डजंट मीन कि आप बाकी के नहीं करोगे, उसमें से मैं कुछ आपको सिखाऊंगी, बट ज्यादा आपको इस पे फोकस करना है। आई थिंक ये 11 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो 41 में से आपको 11 पे ज्यादा फोकस करना है, बट इसका मतलब ऐसे नहीं कि 30 आप इग्नोर करोगे, क्योंकि कभी ना कभी आपको फ्यूचर में अगर आपने एमबीए किया तो एमबीए में आएगा, या सीए एंट्रेंस, सीए में एंट्रेंस, ऐसा जब आप एग्जाम्स दोगे तो इसमें आ ही जाएगा। सो डोंट वरी, मुझसे जितना होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो अभी के तक के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।